आइए शुरू करते हैं अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना प्रश्नावली 3.5। 3.5 का जो पहला सवाल है वो ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से असत्य। सत्य बात पूछ रहा है तो असत्य अपने आप ही निकल आएगा। तो ये वही है जो अभी हमने अभाज्य गुणनखंडन सीखे और विभाज्यता के नियमों की जो जांच सीखी, उन्हीं में से कुछ प्रश्न बनाए हैं इन्होंने। तो अब हम इनको एक एक को पढ़ के देखते हैं और कौन कसौटी पर खरे उतरते हैं तो सत्य है, कसौटी पर खरे नहीं उतरते हैं तो वो असत्य हो जाएंगे। तो देखते हैं पहला, यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होती है। मतलब वो कह रहे हैं 3 से अगर भाग चला जा रहा है तो 9 से भी भाग चला जाएगा। तो देखते हैं करके, यहीं पर करके देखते हैं, जगह थोड़ी सी है। तो 3 अगर मान लो एक संख्या लेते हैं 15 है, इसमें 3 का भाग चला जाता है, 3 5 15। तो ये कह रहे हैं 9 से भी चला जाएगा। ये 9 से क्या जा रहा है, 15 में 9 से भाग नहीं जाएगा, वो 9 से भी विभाज्य होती है। यानी 15 में 9 से भाग नहीं जाएगा, इसमें तो चला जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। भाग नहीं जा रहा है तो ये कथन जो है असत्य हो जाता है, यानी ये फेल हो गया। फेल हो गया माने ये असत्य हो गया। तो हम इसको यहाँ से भी समझने चिन्ह लगाते चलते कि ये असत्य हो गया। फिर इसको मिटाते चले क्योंकि यहाँ पर फिर जरूरत पड़ेगी। या इसका उदाहरण यहीं पर लिख सकते हैं आप। ये असत्य हो गया कैसे, 15 में 3 का तो भाग चला गया था ये, लेकिन 15 में 9 का भाग नहीं गया था, इस कारण से ये असत्य हो गया। ये भी लिखा रह सकते। यदि एक संख्या 9 से विभाज्य है तो वह 3 से भी अवश्य विभाज्य होनी चाहिए। देखो ये कह रहे हैं 9 से विभाज्य, यानी 9 का भाग चला जा रहा है। ठीक है, मान के चले कोई भी संख्या ले तो वो 3 से भी विभाज्य होगी। तो 9 का पहाड़ा ढूंढ लो, 3 से भी अवश्य विभाज्य होगी। क्या ये सत्य है? ये देखो बिल्कुल 9 का कोई भी गुणन पहाड़ा लोगे, चाहे कुछ भी ले लो, वो 9 के अंदर 3 होता ही है। देखो 9 मान लो एक छोटी सी 9 27 ले लेते हैं। देखो 27 में 9 का भाग जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। तो ये कह रहे हैं 3 से भी चला जाएगा, 27 में 3 का भाग देके देखो चला जाता है। ऐसे 9 का कोई भी गुणज लेंगे और इसमें 3 का भाग देंगे तो इसमें से ये चला जाएगा, भाग चला जाएगा। भाग चला जाएगा तो इसका मतलब ये सत्य हो जाएगा। ये वाला सवाल सत्य है, ये कथन सत्य है। अब ये कह रहा है एक संख्या 18 से भी विभाज्य होती है यदि वह 3 और 6 दोनों से विभाज्य हो। देखो वो ऐसा कह रहे हैं कि एक संख्या 3 और 6 दोनों से भाग चला जा रहा है। जैसे मान के चले 3 और 6 से किसमें भाग चला जा रहा है, देखो जैसे मान लो एक संख्या 3 और 6 से भाग, एक संख्या लेते हैं, मान लो 30 है, 30 में 3 का भाग देते हैं, बिल्कुल चला जाता है। अब 30 में 6 का भाग देके देख लो, 6 पंचे 30, ये भी चला जाता है। अब 18 भाग देखो 18 दूनी 36 हो जाता है। तो यानी 30 आता ही नहीं है, आता ही नहीं है। तो इसका मतलब इस कथन फेल हो गया। ये जब कथन फेल हो गया तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये कथन असत्य है, क्योंकि कथन वो होते हैं जो हर पैमाने पर, हर कसौटी पर खरे उतरे। वही ये जो कथन है वही सत्य कहलाएगा। कथन माने कहावत, और वो जो दुनिया में हर जगह सही बोला जा सके उसे कथन बोलेंगे, और जो हर जगह सही रूप से खरा साबित ना हो वो कथन सत्य नहीं होता है। ठीक है, तो ये देखो जी, ये तो सत्य हो रहा है, असत्य हो गया। असत्य माने ये, असत्य में क्या है, ये गलत करते हैं, असत्य में ये कट जाएगा, सत्य में सही का टिक लगाएंगे। यहाँ तो सही फिट बैठ रहा है, लेकिन इस 18 में नहीं जा रहा है, यानी कि 18 का भाग नहीं जा रहा है, यानी 30 में ये 18 का भाग नहीं जा रहा है, वो गड़बड़ हुआ। तो ये भी मामला गड़बड़ा गया। ये बात समझ में आई। अब डी को लेते हैं। यदि एक संख्या 9 और 10 दोनों से विभाज्य हो तो वह 90 से विभाज्य होगी, 90 से भी विभाज्य होगी। देखो विभाज्यता के नियमों में जो भी हम कल पढ़ रहे थे, उसमें एक नियम था कि यदि दो संख्याएं, यानी जो किसी मतलब कोई संख्या किन्हीं दो अंकों से दोनों से विभाज्य है तो उनके योग से भी, उनके गुणनफल से भी विभाजित होती है और योग से भी। देखो
9 और 10 दोनों से विभाज्य है तो 90 से विभाज्य होगी। देखो 9, अभी 90 को ही ले लो, 90 में 9 का भाग चला जाता है और 90 में 10 का भाग भी चला जाता है, तो उनका गुणनफल यानी ये 90 है, इसमें भी 90 का तो भाग चला ही जा रहा है, तो ये भी सत्य है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। इसका मतलब ये कथन सत्य हो गया, ये कथन सत्य है। अब इसमें देखो ई वाले में, यदि दो संख्याएं सह अभाज्य हो, सह अभाज्य का मतलब समझते हैं? सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिनका उभयनिष्ठ एक हो, तो इनमें कम से कम एक अवश्य ही अभाज्य संख्या होगी। देखो वो भी कह रहा है कि एक अवश्य अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि जिसका स्वयं और एक के अलावा कोई और गुणनखंड ना हो, ऐसा होना चाहिए। तो ऐसा कंडीशन नहीं होता, क्यों? क्योंकि भाज्य और अभाज्य तो हो सकते हैं, लेकिन जरूरी ये कंडीशन नहीं है कि वो बिल्कुल अभाज्य ही हो। जैसे 4 और 5 को लेते हैं, 4 और 5 तो दो संख्याएं सह अभाज्य हो, तो देखो 4 और 5 आपस में सह अभाज्य हैं, लेकिन एक अवश्य अभाज्य हो, तो 4 और क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या होगी। ये ऐसा जरूरी नहीं कि फिट हो पाए, समझ में है? जैसे उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कोई भी ले लीजिए, उदाहरण दे रहे थे हम लोग, तो दो सहअभाज्य मान के चलते हैं कि एक 14 और 15 ले लेते हैं। देखिए 14 और एक 15 ले लेते हैं, तो 14 और 15 का क्या है, आप लघुत्तम वो निकालेंगे तो इनमें जो कॉमन निकलेगा, तो ये दोनों सहअभाज्य, इनका उभयनिष्ठ केवल एक ही आएगा, उभयनिष्ठ एक आएगा, इसका मतलब ये दोनों सहअभाज्य तो हो गई। लेकिन ये भी अभाज्य, ये भी भाज्य है, ये भी भाज्य है। क्यों? क्योंकि 3 5 15 इसमें से ये, लेकिन अभाज्य नहीं है। ये कंडीशन यहाँ पर फेल हो जाती है। मतलब ये दोनों सहअभाज्य तो है, ये दोनों सहअभाज्य तो है, लेकिन इनमें से कोई भी एक ऐसी संख्या नहीं है जो कि पूरी तरह से अभाज्य हो। दोनों पूरी तरह से भाज्य हैं, तो ये कंडीशन अपने आप फेल हो जाती है, यानी कि ये असत्य हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हैं? एफ कह रहे हैं कि 4 से विभाज्य सभी संख्याएं 8 से भी अवश्य विभाज्य होंगी। देखिए जो 4 के गुणज होते हैं जरूरी नहीं कि 8 के गुणज में फंसे, और ये कह रहे हैं कि 4 की सभी संख्याएं 8 से अवश्य विभाज्य। देखो 4 का ले लो, 4 दूनी 8, 4 3 11 है ना, 4 का 4 के गुणज क्या होंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, और 8 के गुणज लीजिए और भाग देना है इन्हीं के गुणज में, और ऐसे भी ले लेते थे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये तो 12 छूट गया ना। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं कि 8 से जरूरी नहीं है कि वो कह रहे हैं कि अवश्य होनी चाहिए, और वहीं पर वो 12 आता ही नहीं 8 की उसमें। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये कथन असत्य हो गया, ये कथन असत्य हो गया, तो ये कथन असत्य हो गया हमारा। अब ये कह रहे हैं 8 से विभाज्य सभी संख्याएं 4 से विभाज्य। देखो अगर बड़ी संख्या से विभाज्य, तो उनमें से जो उनके जो गुणनखंड निकलते हैं ना, तो उनका जो एक कोई सा भी गुणनखंड होगा, एक में तो पूरी पूरी जाता ही है भाग। तो जैसे 4 से विभाज्य, तो 8 का कोई भी ले लीजिए और 4 का भाग दीजिए, तो वो आराम से चला जाता है उसमें, तो ये सत्य हो जाता है। तो ये हम लिख लेंगे सत्य हो जाएगा, यानी छोटा संख्या है उसके गुणज में बड़ी संख्या का गुणज आता ही आता है। एच कह रहे हैं कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग पूरा विभाजित करती है, कोई संख्या दो संख्याओं को अलग अलग विभाजित करती है, तो वह उनके योग को पूरा पूरा विभाजित करती है। मान लीजिए कोई संख्या 2 है, ये जैसे मान लो 2 है, और किसको विभाजित करती है, 4 और 6 को मान लेते हैं, 4 और 6 को विभाजित करते हैं, ऐसे लिखते हैं। संख्या 2 4 को भी विभाजित कर रही है और 6 को भी विभाजित कर रही है, तो 6 4 10, अर्थात इनके योग कितना हो जाएगा, 6 घन 4 अर्थात 10 को भी 2 पूरा पूरा विभाजित करेगी, अलग अलग उनके योग को भी पूरा पूरा विभाजित करेगी। बिल्कुल सत्य है, ये कथन सत्य है। ये उसमें भी पढ़ चुके हैं हम लोग विभाजिता के नियमों में। अब इसमें देख लीजिए, इसमें ये आखिरी कह रहा है, आखिरी वाला ये कि यदि कोई संख्या दो संख्याओं के योग को पूरा पूरा विभाजित करती है, यदि कोई संख्या
दो संख्याओं को ये योग को पूरा विभाजित करती है तो उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है दो संख्या उनके योग को अलग अलग पूरी तो वह उन दोनों संख्याओं को अलग अलग भी विभाजित करेगी। जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कोई सा भी उदाहरण लेके देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। इसका उदाहरण देके देख लीजिए। कोई संख्या दो संख्याओं के योग को अलग अलग देख लीजिए। अब कोई संख्या मान लीजिए एक 7 ले लेते हैं और एक 5 ले लेते हैं। 7 5 12 और 12 को अगर यदि 2 विभाजित कर दे तो पूरा पूरा तो जा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं उन दोनों संख्याओं को अलग। तो क्या 7 में 2 का भाग जाता है? 5 में 2 का भाग जाता है? नहीं जाता, ये गलत हो जाता है। ये तो ठीक है लेकिन ये गलत हो जाता है। गलत हो जाता है कि इसका मतलब ये हो गया हमारा ये कथन असत्य हो जाता है। ये कथन असत्य हो जाता है। असत्य का मतलब होता है फेल हो जाना। फेल हो जाने को हम लोग इससे दर्शा रहे हैं। ठीक है ना। तो इस तरह ये पहला प्रश्न समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है कि यहाँ के लिए दो भिन्न भिन्न गुणनखंड वृक्ष। कल हम लोगों ने गुणनखंड वृक्ष के बारे में या फैक्टर्स ट्री के बारे में पढ़ा था। तो दिए हुए हैं, देखिए ए और बी के 2 पार्ट में दिए हुए हैं। या ऐसे कर लें, ये देखिए अलग अलग दिखने लगे। इनमें अज्ञात संख्याएं लिखी। अज्ञात संख्या ये जो क्वेश्चन मार्क लिखे हैं इनको ढूंढना है। तो ये तो गुणनखंड आपको आइडिया है ही, बस उसके आधार पर निकालते हैं। मतलब ये वृक्ष जो है कैसे कैसे बढ़ता है, यानी ये इसके ये 2 भाग होते हैं। यानी कि ये इसके नीचे जो ये वृक्ष आता है तो इसी के फल होते हैं। फल माने उसके गुणनखंड। तो जैसे उदाहरण देखते हैं, 60 है तो 60 में एक तरफ 6 है तो 6 दाहम 60, ऐसे तो निकालते थे हम लोग। तो अब इसी तरह क्वेश्चन मार्क लगा कि बताओ अब इसमें बचेगा क्या। तो 6 का वृक्ष देखो, 60 का तो आ गया 6 और 10। अब 6 के कितना आएंगे? 2 क्वेश्चन मार्क। मतलब 6 कैसे बनेगा? तो 2 का 6 में भाग दे दीजिए जिसमें है। तो 2 3 6 अर्थात क्वेश्चन मार्क में क्या आ जाएगा? 3। यानी यहाँ पर वो संख्या कौन सी थी? 3। बस इस तरह इसको भी निकाल लीजिए। ये वृक्ष ये पूरा हो गया 2 3 6। ठीक है, इसका वृक्ष लीजिए। इस पर है 10, एक तरफ 5 है तो ये क्वेश्चन मार्क बोला। अब यहाँ पर क्या आएगा? तो देखिए 5 दूनी 10, इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2। ये प्रश्नवाचक की जगह आ जाएगा 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2। इसको देखिए तो इस पर वृक्ष समझ में आ गया। यहाँ पर 3 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। इसको लीजिए, यहाँ पर 60 है, यहाँ ऑलरेडी 30 दिया है तो 30 से 60 का दूसरा हिस्सा कौन सा मिलेगा? तो 30 दूनी 60, इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा हमारा 2। ये तो पूरा हो गया। 2 से अब नीचे खंड नहीं होंगे, अभाज्य हो गई। लेकिन इधर तो जा रहा है तो इसको पूरा करिए। तो 30 है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह क्या आएगा? तो 10 का भाग देंगे 30 में तो 10 पे आई 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी 10 है और 10 के नीचे दोनों में डब्बा लगा रखा है, दोनों में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहा है। तो 10 का गुणनखंड निकाल लीजिए। 10 का गुणनखंड क्या होता है? 10 का गुणनखंड 5 दूनी 10, तो एक तरफ 5 आ जाएगा, एक तरफ 2 आ जाएगा। इस तरह ये हमारा गुणनखंड वृक्ष पूरा होता है। कल हम लेंगे क्वेश्चन 3 से आगे।